चलिए बात करते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन सबसे पहले डब्ल्यू थॉमसन ने किया था। हालांकि मॉर्टन कैप्लॉन ने इस सिद्धांत को विस्तृत स्वरूप प्रदान किया है और यही कारण भी है कि हम कैप्लॉन के नाम के साथ ही व्यवस्था सिद्धांत को समझते हैं। यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन तभी संभव है जब इसे व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाए, अर्थात वैज्ञानिकता की ओर बढ़ने के लिए व्यवस्था सिद्धांत एक अपरिहार्य विषय है। जेम्स ए रोजेनाउ ने इस संबंध में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के अध्ययन में जो नवीनतम प्रवृत्तियां विकसित हो रही हैं उनमें से संभवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय प्रवृत्ति पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को व्यवस्था मानकर चलने की। इस प्रवृत्ति का मूल आधार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आचरण को भौतिक शास्त्र और जीव शास्त्र के स्पष्ट संकल्पनाओं के आधार पर समझने का प्रयत्न करता है। व्यवस्था विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को जीवन शास्त्र के आधार पर समझने का प्रयास है। तो कहीं ना कहीं जो एक साइंटिफिक एनालिसिस है और साइंस के जो सीरीज है उसके आधार से पूरे के पूरे वर्ल्ड सिस्टम को देखने की कोशिश की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध विद्वान डी कॉपलिन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को हम क्षेत्रीय आधार पर संगठित अर्ध स्वायत्त कानूनों और तथ्यात्मक राजनीतिक इकाइयों के एक सेट के रूप में देख सकते हैं। इन राजनीतिक इकाइयों का अभिप्राय राष्ट्रों अथवा राज्यों से है जो इस विश्व को घेरे हुए हैं और बड़ी संख्या में विभिन्न विवाद क्षेत्रों में एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र और सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। तो एक सेट के रूप में, एक पैटर्न के रूप में इसको देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार आपस में वार्ता व पारस्परिक इकाइयों का संग्रह है। व्यवस्थावादी धारणा राज्यों के मध्य वार्ता व व्यवहार के आदान प्रदान पर बल देती है। राज्यों के मध्य व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी परिवर्तन होता रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राज्य हैं और राज्यों के मध्य के जो रिलेशनशिप हैं, जो एक बिहेवियरल पैटर्न पे हैं, उसमें परिवर्तन होता है, वो चेंजेबल है और उसके परिवर्तित होने के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वह भी परिवर्तनशील है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के विस्तार का श्रेय कैप्लन को जाता है। कैप्लन व्यवस्था सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं और इसके अंतर्गत वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को राजनीतिक पद्धति के आधार पर समझने का प्रयत्न करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों की पद्धति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले लोगों और संस्थाओं के चरित्र तथा उनकी विशेषताओं को प्रतिबिंबित करने का साथ साथ उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की विशेषताओं को भी प्रतिबिंबित करती है। कैप्लॉन का मानना है कि राज्यों के मध्य शक्ति परीक्षण या शक्ति प्रयोग अंतिम अस्त्र के रूप में लिया जाना चाहिए। अपने व्यवस्था सिद्धांत में कैप्लॉन ने 6 प्रकार के प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है शक्ति संतुलन व्यवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन व्यवस्था के प्रतिमान का महत्व बढ़ा है। इसमें राष्ट्र को अपनी शक्ति प्रतिद्वंदी के समान या अधिक रखनी चाहिए। कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखते हुए युद्ध की अपेक्षा वार्ता व समझौते का आश्रय लेना चाहिए। शक्ति युद्ध करने के लिए एकत्रित नहीं करनी चाहिए, बल्कि शत्रु या प्रतिद्वंदी राष्ट्र को युद्ध से रोकने के लिए एकत्रित करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की सदस्यता उन व्यवहारों पर निर्भर करती है जो व्यवहार शक्ति संतुलन के नियम के अनुकूल है। अब अगर आप शक्ति संतुलन व्यवस्था के उदाहरण को देखें तो पूरी तरीके से जो कोल्ड वॉर का पीरियड है आप उसको इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। दूसरी व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं शिथिल ध्रुव ध्रुवीय व्यवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निरंतर अस्थिरता का वातावरण बना रहा। शक्ति संतुलन के असफल होने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध जो द्विध्रुवीय व्यवस्था है वह स्थापित हुई। द्विध्रुवीय व्यवस्था में विश्व में 2 महाशक्तियां थीं जो परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करती रहीं। इसके अंतर्गत किसी गुट के सभी कर्ता दूसरे गुट के कर्ताओं की अपेक्षा अपनी क्षमता बढ़ाना चाहते थे, अपने गुट के सदस्यों में अधिक से अधिक वृद्धि करना चाहते हैं। कुछ राष्ट्र ऐसे भी होते हैं जो द्विध्रुवीय व्यवस्था के विरुद्ध
लामबंद रहते हैं और युद्ध की संभावनाओं को कम करते रहते हैं। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था नितांत अस्थायी स्वरूप में होते हैं जो कभी भी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कैप्लॉन कहते हैं कि जो शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो नेचर है, इसका जो पैटर्न है वह अस्थायी प्रकृति का है, मतलब ये परमानेंट नहीं होते हैं और बहुत जल्दी से किसी दूसरी प्रकार की जो व्यवस्था के प्रतिमान है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। अब बात करें हम तीसरे प्रतिमान के लिए, जो कि है एक सुदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। जब शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था कठोरता से अपने आप को स्थापित करती है तब वह सुदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था बन जाती है। इसमें किसी तीसरे पक्ष या गुट को या ध्रुव को पनपने नहीं दिया जाता है। यदि कोई गुट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होता है तो उसका लोप कर दिया जाता है। सुदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था में अस्थिरता रहती है क्योंकि इनमें कठोरता युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर सकती है या भयंकर युद्ध में परिवर्तन कर सकती है। चौथे प्रतिमान की बात करें, वह है विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। जब विश्व में बाइपोलैरिटी दो ध्रुवीय व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तब नवीन अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध की स्थिति को रोकता है। विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के स्थान पर विश्व शांति में सहयोग देने को तत्पर रहते हैं। राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए संघर्ष या युद्ध का नहीं अपितु सहयोग का मार्ग अपनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात करें, आप इसमें जो यूएनओ है आप उसको रख सकते हैं, उसके आधार पर आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संगठन के भौगोलिक तत्वों की अपेक्षा प्रक्रियात्मक तत्व अधिक सुदृढ़ होते हैं। इसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र विश्व के अन्य राष्ट्रों को अपनी ओर कर लेता है, मात्र एक राष्ट्र उसकी धुरी से बाहर होता है। एकता व संगठन की अधिकता के कारण इस व्यवस्था में अस्थायित्व अधिक होती है। अपने छठे प्रतिमान में वो कहते हैं, जिसे का नाम उन्होंने दिया है यूनिट वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत विश्व के अधिकांश राज्यों के पास अपने विरोधी राज्य से अधिक शक्ति होती है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने व उसे समाप्त करने की पूरी क्षमता रखता है। इस व्यवस्था में विद्वेष व तनाव की अधिकता रहती है। इकाई वीटो व्यवस्था तभी स्थायी रह सकती है जब समस्त कर्ता धमकियों का मुकाबला करने को तैयार रहते हैं। इसमें विश्व पर निरंतर संकट बना रहता है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो व्यवस्था प्रतिमान है मटर कैप्लॉन द्वारा जो विकसित किया गया है, उसको कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीक़ों से आलोचना भी की है। तो उन आलोचनाओं को भी एक बार हम देख लें। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि कैप्लॉन के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के आलोचकों का मानना है कि उन्होंने अपने सिद्धांत में प्रतिमानों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ा दी। मतलब ये जो 6 प्रतिमान हैं ये उससे कम में भी काम चल सकता था। कुछ लोग का मानना है कि सभी प्रतिपादित प्रतिमानों का स्वर भिन्न भिन्न है। कुछ यथार्थवाद से जुड़े लगते हैं तो कुछ आदर्शवादी दृष्टिकोण से लगते हैं। अर्थात कि ये जो 6 प्रतिमान हैं उसमें किसी प्रतिमान को देख के ऐसा लगता है कि यह रियलिज्म के करीब है और किसी प्रतिमान को देख के लगता है कि यह लिबरलिज्म के करीब है। कैप्लॉन ने सोपानों के आधार पर जो अपने प्रतिमानों का वर्णन किया है, उसके प्रतिमानों का प्रथम सोपान शक्ति संतुलन है जो यूनिट वीटो व्यवस्था पर जाकर समाप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक व्यवस्था इन्हीं सोपानों के आधार पर, तो जिस क्रम से उन्होंने अपने प्रतिमानों की व्याख्या की है वह जरूरी नहीं है कि उसी क्रम से वह विकसित हों, उसमें ओवरलैपिंग भी हो सकता है। कैप्लॉन की मान्यता है कि शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में जो परिवर्तन होगा वह दृढ़ ध्रुवीय व्यवस्था में होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उभरते स्वरूप को देखते हुए ऐसा लगता है कि शिथिल व्यवस्था का रूपांतरण बहुध्रुवीय व्यवस्था में होना चाहिए। तो जिस तरीके के पैटर्न को उन्होंने देखा है, आज जो मॉडर्न टाइम में जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसमें यह है कि जो लूज बाइपोलर सिस्टम है जब वह बदलता है, जब वह चेंज होता है तो वह मल्टीपोलैरिटी की ओर जाता है, ना कि टाइट बाइपोलैरिटी की ओर जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में यूनिट वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है। इसमें अस्त्रों व शस्त्रों को इतना महत्व दिया गया है कि किसी भी राष्ट्र को
समाप्त करने के लिए काफ़ी होगा। राज्य अस्त्रों द्वारा स्वयं को व शत्रु राज्य को समाप्त कर दे, ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कैप्लन के कुछ प्रतिमान तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था में विद्यमान हैं और कुछ केवल कल्पना पर आधारित हैं। तो इस तरीके से आप कैप्लन के जो सिस्टम एनालिसिस है, व्यवस्था सिद्धांत के जो 6 प्रतिमान हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी एक अलग विषय के साथ।